नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज मैथ 9 सेट नंबर 9 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो लाभ तिगुना हो जाता है। विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो लाभ तिगुना हो जाता है। तो एक चीज आपको जानना चाहिए, क्रय मूल्य जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। प्रॉफिट और लॉस में क्रय मूल्य हमेशा कांस्टेंट होता है, सीपी हमेशा कांस्टेंट होता है, ए इसका मान कभी बदलता नहीं है। तो चाहेंगे इस प्रश्न को कि बहुत आसानी ढंग से सॉल्व कर दें। ये सीपी है, यह एसपी है। तो अगर हम मान लिया जाए, अगर मान लें कि क्रय मूल्य जो है एक है, 1 यूनिट है, तो विक्रय मूल्य जो है वह कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो गया। तो एसपी कितना हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसका प्रॉफिट जो होगा 2 में से 1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि दुगना हो जाता है, तो सीपी तो वही रहेगा। एसपी जो है कह रहा है कि दुगना हो गया है, 2 का दुगना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब प्रॉफिट जो है वह कह रहा है 3 गुना हो जाता है। तो आपसे निकालने के लिए कह रहा था, क्या कह रहा था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान रखेंगे प्रारंभिक से निकालेंगे। क्या हो गया, लाभ है 1, क्रय मूल्य है 1, गुना करेंगे 100, तो प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसी प्रश्न को देखेंगे दूसरे तरीका से, बेसिक तरीका से, इस प्रकार से। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य मान लिया जाए कि x रुपया है। कैसे हुआ था उसको बेसिक तरीका से समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ ही प्रश्न है। 100 रुपया क्रय मूल्य है, एसपी को मान लिया है x, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट जो होता है एसपी माइनस क्या होता है, सीपी होता है, यानी x माइनस 100 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या रहा है, क्रय मूल्य तो कांस्टेंट रहेगा, पहले जितना था आज भी उतना ही है। अब विक्रय मूल्य के बारे में कहा है कि विक्रय मूल्य जो होता है दुगना हो जाता है। कितना हो गया, 2x हो जा रहा है। विक्रय मूल्य जो है दुगना हो जाता है, बिक्री मूल्य जो है दुगना हो जाता है, और प्रॉफिट जो है तिगुना हो जाता है। तो देखिएगा कि प्रॉफिट पहले कितना निकलेगा, तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यही दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है कि ये जो लाभ जो है टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लाभ जो दिया हुआ है 2x माइनस 100, इसका क्या पहले की अपेक्षा का कितना गुना है, 3 गुना है। यही चीज़ तो दिया हुआ है। देखिएगा 3x हो जाएगा, ये 2x होगा, 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा, 300 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 200 हुआ, x का मान कितना हुआ, 200 हुआ, और 200 में से 100 घटेगा, 200 में से 100 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 100 बच जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर जो होगा 100/100, और गुना कितना हो जाएगा, 100, अर्थात कितना परसेंट हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। बहुत आसानी से प्रश्न बन गया, बहुत महत्वपूर्ण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टाइम ऑफ वर्क का। एक ठेकेदार ने 124 दिन में एक निश्चित काम पूरा करने के लिए 120 पुरुष को रोजगार देने का काम किया है। 64 दिन के बाद पाया कि पहले की काम 2/3 ही कर पाया है, तो कितने पुरुष की छुट्टी दी जा सकती है ताकि काम समय पर पूरा हो सके।
इसमें ये कह रहा है कि कितना ऐसे पुरुष है जिसको छुट्टी अगर दे दिया जाए तब काम पर कोई प्रभाव न पड़े, काम जो है अपने नियत समय पर ही हो सके। तो आपको टाइम ऑफ वर्क में पता होगा m1 इंटू D1 बटा W1 बराबर m2 इंटू D2 अब बटा W2 होता है। तो कितना है पुरुष, तो 120 पुरुष को 120 पुरुष जो है वह कितना दिन तक काम किया है, तो 64 दिन तक ही काम किया है। 64 दिन तक काम किया है और काम हुआ है कितना, 2/3, मतलब टोटल काम जो था 3 काम था। टोटल काम 3 था लेकिन हुआ है कितना, 2 काम। 3 टोटल काम था, हुआ कितना है, 2 काम हुआ है। अभी भी बचा हुआ है कितना, 3 में 2 हुआ है, तो बचा हुआ कितना है, 1 काम और बचा हुआ है। अब यहाँ के बाद क्या हो गया पता नहीं है, हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब दिन जो बचेगा 124 दिन में टोटल काम करना था लेकिन 64 दिन काम होबे किया है, तब बच रहा होगा दिन कितना, देखिएगा कितना बच रहा होगा, 60 बच रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 60 से कितना बार में, 2 बार में, 2 से 2 बार में x का मान कितना हो गया, 64 हो जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को 64 आंसर नहीं बना देना है, 64 आंसर नहीं बना देना है। क्यों, क्योंकि पूछा है कि वैसे व्यक्ति की हमको बतलाइए, संख्या बतलाइए जिसको छुट्टी दे दिया जाए फिर भी जो है काम पर असर नहीं पड़ना चाहिए, काम जो है नियत समय पर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 120 व्यक्ति था और 64 व्यक्ति काम पर लगेगा तभी नियत समय पर काम हो पाएगा, लेकिन कितना व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं था। तो देखेंगे 10 में से 4 गया तो 6, 11 में से 6 गया तो कितना हो गया, 5, अर्थात कितना इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 64 नहीं होगा। शब्दों में इस प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, क्या कहता है कि ए बी से 3 जो है नल है, 12 घंटा, 15 घंटा, 15 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा और 20 घंटा में एक टैंक को भर सकता है। ठीक है, तो काम कितना हो जाएगा इसका, 60 हो जाएगा। 12×5 60 हो गया, 15×4 60 हो गया, अब 20×3 60 हो गया। इस ढंग से एक काम कर रहा है। अब कह रहा है कि ये हर समय खुला हुआ रहता है, ये जो है ये टंकी जो है कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, ये जो है कंटिन्यूअस है। और कहता है उसके बाद बी और सी प्रत्येक वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खुला रहता है। कहता है ए तो हमेशा खुला रहता है, बी जो है 1 घंटे के बाद खुल जाता है, और फिर उसके बाद क्या है, ए तो हमेशा है, बी के बाद कौन होगा, सी हो जाएगा। अल्टरनेट का क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पर कि ए और बी मिलकर कितना काम हुआ, तो 9 काम हुआ, और ए और सी मिलकर कितना काम होगा, तो 5 और 3 जो है 8 है। इसका मतलब है कि 9, 8, 17 काम होने में उसको 2 घंटा लगता है। और जब भी काम होगा तो 60 काम करना है टोटल, तो 17 काम होता है। तो 17 का मल्टीपल देखिए ये 60 के करीब आता है, तो 17 तिया कितना हो गया, 51। 3 गुना 17 का है तो 3 गुना इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। जब भी काम होगा हर 2 घंटा में 17 काम होगा। जितने 2 घंटा बीतेंगे 17 काम होगा। 60 काम करना है तो जब भी होगा तो 17, फिर 34, फिर कितना होगा 51, और फिर 68 हो जाता, 68 हो जाएगा। तो ये 68 तो जा नहीं सकता, 60 काम दिखाना है। तो 51 काम हुआ, तो 17 का 3 गुना, इधर 3 गुना हुआ तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 2 घंटा कहाँ से आ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक 1 घंटा के लिए खोल दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा में जो ए जो हुआ
5 4 9 काम हो रहा है, और इधर 1 घंटा में 5 3 8 हो रहा है। तो टोटल काम 1 घंटा में 9 काम, 1 घंटा में 8 काम, तो 2 घंटा में 17 काम हो पा रहा है। हमें काम कितना करना है? 60 काम करना है। अगला बार जो आएगा वह कौन सा नल खुलेगा? ए और बी खुलेगा। तो कितना काम कर देगा? तो 9 काम कर देगा। तो 9 काम कर देगा, और 9 काम करने में 1 घंटा लगेगा। तो टोटल देखिए काम हो गया 60 काम भी हो गया, और इधर समय कितना हो गया? 7 घंटा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह 7 घंटा हो जाएगा। आगे चौथा नंबर में कह रहा है कि 5 से विभाज्य सभी अंकों की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 5 से विभाज्य जितने भी है 5 अंकों की संख्या से उसका पता कीजिए। तो देखिएगा 5 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या कर रहा है, तो 5 से तो विभाज्य 5 भी है, लेकिन 5 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 1 अंकों की संख्या है। हमको कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या है। इसका मतलब 10 होगा, 15 होगा और 20 होगा, और कहाँ तक होगा? 2 अंक 95 तक होगा, 95 तक होगा। अब इतना पता करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के गो संख्या है। तो संख्या पता करने के लिए पता होना चाहिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अब बटा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, अब +1 होता है, ये मालूम है। तो लास्ट टर्म 95, फर्स्ट टर्म 10, और कॉमन डिफरेंस 5 +1। 95 में से 10 गया तो 85 हो गया। 85/5 करेंगे तो 17 × 5 = 85, और 17 1 कितना हो जाएगा? 18 हो गया। अब इसका योग ज्ञात करना है। तो योग बराबर पता है n/2 × a + l होता है, a + l होता है। अब देखिएगा n का मान कितना है? n का मान जो है वह आ चुका है आपके पास 18 आ गया है। अब बटा कितना हो गया? 2। a का मान कितना हो जाएगा? 10, और उसके बाद l का मान कितना हो गया? 95 हो गया। अब इस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा? कितना बार में कैंसिल हो रहा है? 9 बार में कैंसिल हो रहा है। इधर कितना होगा? 105 हो जाएगा। गुने 9 करेंगे तो 9 × 5 = 45, ये 9 हो गया। तो 945 प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन से भी प्रश्न को बना सकते थे। ऑप्शन से 9 से कटने वाला ऑप्शन प्रश्न का उत्तर होता। अगर ऑप्शन से बनाने के लिए जाएंगे तो वैसे ऑप्शन प्रश्न का उत्तर होगा जो 9 से डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या जो आ रहा है 18 आ रहा है। 18 में जो है 9 आता है और 2 आता है, तो 9 से कटने वाला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और 9 से कटने के लिए आपको पता है कि सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 से कट जाना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन गुणोत्तर से जीपी में कह रहा है। ये जीपी में है 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, डॉर्डर 384 है, लास्ट टर्म 384 दिया हुआ है। कहता है कि कितना पद है, इनका मान पता करना है। तो tn बराबर क्या होता है? ar-1 होता है। आपको पता होना चाहिए कि r जो होता है लास्ट वाला टर्म और पहले वाला टर्म से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं, तो वह r निकलता है। जैसे 6 और 3 में भाग दीजिए तो 2 आ रहा है, कहीं से 2 पदों से भाग देना है। 24 और 12 से भाग दिए तो 2 आ रहा है। इसका मतलब r का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये जो है लास्ट टर्म है 384 लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म है 3 और r का मान हो गया 2। n का मान पता करना है। n का मान पता करना है। 3 से बहुत आराम से कट गया एक बार में। 28 या 84 होता है। अब देखिए यहाँ 2 के पावर के रूप में लिखा हुआ है, तो 2 के पावर 7 जो होता है 128 होता है। अब देखेंगे 2 और 2 क्या हो गया? बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, n उधर जाएगा तो 7 बराबर n-1 मतलब कितना हो जाएगा? 8 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 8 इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आगे देख के बात करते हैं। छठा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर जो है 1.05 और 2.1 का एलसीएम ज्ञात करना है।
एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में हमने बतलाया था, आइए आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या जो है वह क्या होगा, एलसीएम हो सकता है। तो 1.05 और 2.1 में बड़ा कौन है, तो 2.1 है। ऑप्शन को देखकर बात करेंगे, A1.05 ये छोटा है, इसका से ये तो नहीं हो सकता है। 10.5 हो सकता है, 0.51 ये तो नहीं होगा, क्योंकि बड़ी संख्या के बराबर हो सकता है या क्या होगा, उसका कोई मल्टीपल हो सकता है। डी में क्या कहता है, 2.1। अब दो ऑप्शन छट गया। एलसीएम क्या होता है कि बड़ी संख्या जो रहता है उसके बराबर हो सकता है या उसका कोई मल्टीपल हो सकता है, उसका कोई न कोई मल्टीपल हो सकता है। तो देखते हैं, पहले इसमें बड़ी संख्या कौन दिखाई दिया, 2.1 दिखाई दे रहा है। ये छोटा था तो नहीं हुआ, ये छोटा था तो नहीं हुआ। अब देखते हैं कि 2.1 जो है इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, ये इसको से डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। डेट मीन्स इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 2.1 हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुना कर देते हैं तो 105 हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों में बड़ा कौन है, तो 210 बड़ा है। 210 जो है 105 से कट जा रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम 210 हो गया। 105 का दुगना ही 210 होता है, इसका मतलब दोनों का एलसीएम 210 हो गया। तो 100 से गुना किए थे तो 100 से भाग देंगे, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 10 होगा या 2.1 होगा। इस तरह से कभी भी बटा 00 100 करके नहीं बनाना चाहिए, गलत हो जाता है। आगे देख के बात करते हैं। आगे है 7 क्वेश्चन नंबर में sin 3x बटा sin x माइनस cos 3y बटा cos y का मान क्या होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्न को एलसीएम लेकर नहीं बनाइए, ऐसे प्रश्न में और कुछ झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। एंगल का मान वैसे पुट कीजिए जो आपको बहुत सहूलियत कर देता हो, वैसे मान जो आपको सहूलियत कर देता हो। तो देखिएगा एंगल 45 डिग्री भी पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन क्या होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। यहाँ 3 गुना के बात है, इसलिए x के जगह पर 30 डिग्री पुट कर दिए। x का मान 30 डिग्री पुट किए तो 30 कितना हो गया, 90। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। माइनस cos 3y, मतलब यहाँ पर y के जगह पर कितना पुट कर देते हैं, y के जगह पर भी कितना पुट कर दिए, 30 डिग्री पुट कर दिए। तो कितना हो जाएगा, ये 30 कितना हो जाएगा, 90 हो गया। और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। आप सबको पता है, आप सबको पता है कि 90 का मान कितना हो जाता है, 0। y के स्थान पर भी 30 दिया तो ये कितना हो जाएगा, 30 90, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। और 0 में कोई संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, खाली इधर सोल्व कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे 8 क्वेश्चन नंबर में किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर, 8 क्वेश्चन नंबर है। 8 क्वेश्चन नंबर है 1 - tan 15 डिग्री, 15 डिग्री बटा 1 + tan 45 डिग्री, 15 ही डिग्री है। एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, आप सबको मालूम होना चाहिए। a + b बराबर 1 + tan क्या होता है, tan a + tan b बटा 1 - tan a × tan b। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है, एक के जगह पर हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। एक के जगह पर हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री दिया हुआ ही है। tan 45 डिग्री के स्थान पर 1 होता है। अब फार्मूला में होता है 1 -
tan A 45 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, क्योंकि इसका मान 1 होता है। 1 गुने 15 करेंगे तो 15 tan 15 1 माइनस tan 15 हो जाएगा, ये 1 प्लस tan 15 हो जाएगा। एक फार्मूला में ये सेट हो गया। कौन सा फार्मूला हो गया? tan A प्लस बी 45 प्लस 15 इसी पर बेस्ड है। ये 60 डिग्री हो जाएगा और tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह कितना होता है? √3 होता है। 9 नंबर में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स क्या होते हैं? बराबर होता है। लेकिन कह रहा है कि एक साइड जो है 41 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका विकर्ण डायगोनल जो होता है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। ये पता होगा आप सबको। अब विकर्ण इसका आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन विकर्ण जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब इतना बराबर होगा, इतना बराबर होगा। चलिए, इतना बात अभी इंफॉर्मेशन में है दिया हुआ। और क्षेत्रफल दिले है 720 दिया हुआ है। खैर क्षेत्रफल 720 दिले ठीक है, लेकिन 90 डिग्री के सामने जो है वह क्या होता है? कर्ण होता है। और कर्ण में 41 दिया हुआ है तो एक ट्रिपलेट होता है। मालूम होना चाहिए 9 होता है, 40 होता है, 41 होता है। बहुत विद्यार्थी को पता है इस चीज़ को। इसका मतलब यह है कि यहाँ तक जो है 9 होगा और यहाँ तक भी कितना होगा? ये 9 हो गया, 41 है तो यहाँ कितना होगा? 40 होगा। तो इधर 40 है तो इधर भी 40 होगा, इधर 9 है तो इधर भी कितना होगा? 9 होगा। अब पूछ रहा है विकर्ण का योग, तो विकर्ण हो जाएगा 18, विकर्ण 40 40 कितना हो जाएगा? 80, और जोड़ देंगे तो 98 हो जाएगा। तो विकर्ण का योग कितना हो गया? 98 हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ट्रिपलेट है जो जहाँ जहाँ समकोण त्रिभुज आता है लागू करना ही चाहिए। नहीं लागू करेंगे तो टाइम टेकन ज़्यादा होगा और परीक्षा में क्वेश्चन छूट के चला आता है। देखिएगा 10 क्वेश्चन नंबर, स्थानीय मान निकालना है कितना का? 3.005 7 8 9 में किसका निकालना है? 5 का ज्ञात करना है। अब देखिए दशमलव के बाद वाला का अगर स्थानीय मान ज्ञात करना है तो माइनस में करते चले जाते हैं। जैसे इसका मान ज्ञात करना है तो 10 के पावर -1 हो गया, इसका मान निकालना है तो 10 के पावर -2 हो गया, इसका मान ज्ञात करना है तो 5 × 10 की पावर -13 हो जाएगा। स्थानीय मान हो जाएगा। दशमलव के बाद रहता है तो माइनस में होता है 10 की पावर। अगर पहले रहता है तो 10 के पावर 0 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, इस ढंग से काम करते रहता है। इसका मतलब हो गया 5 बटा कितना हो जाएगा? 1000 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा। 3 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा? इसमें दशमलव पुट हो जाएगा। ये होता है वेरी सिंपल। आगे 11 क्वेश्चन नंबर, r का मान ज्ञात करना है जिसका समीकरण दिले है 13x + 5 rx + 18 दिया हुआ है। तो कहता कि कोई हल संभव नहीं है। ऐसे प्रश्न तो डायरेक्ट जो है ऑप्शन से ही बनेगा, इसमें बनाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ की से ऑप्शन से ही बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा वह कौन सा मान रखा जाए कहाँ पर x के जगह पे कि कोई भी हल नहीं हो सकता है। तो r का मान ज्ञात करना है जिसके लिए कहता है कि कोई हल नहीं होना चाहिए, कोई हल नहीं होना चाहिए। तो r का मान पुट करना चाहिए। r का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर r के जगह पर हम ऑप्शन से 13 ले आते हैं, यहाँ पर 13x तो पहले से है, 5 है, r के जगह पर 13 पुट कर देते हैं, अब प्लस 8 कर 18 कर देते हैं, तो 13x और 13x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 5 बराबर 18 कभी भी नहीं हो सकता है। 5 बराबर 18 कभी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि r के जगह पर हम 13 पुट करते हैं
तो इसका हल नहीं निकाला जा सकता है, इसका हल नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन आन कोई रखेंगे तो उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। मेरा सवाल कह रहा था कि हल नहीं किया जा सकता है, तो वह कौन से? 13 से। आगे क्वेश्चन है, आगे है 12 क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, सारा में भाषा जो है परेशान करने वाला है। आगे तो 12 क्वेश्चन नंबर जो है ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस जेड दिया हुआ है, 2 माइनस 2z है प्लस z स्क्वायर है, इनटू दिया हुआ है 2 प्लस 2z, अब माइनस z स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, और दिया हुआ है z प्लस 2 बटा z अब बराबर 2 दिया हुआ है। इस प्रश्न को अगर सोल्व करने जाएंगे तो लगेगा कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालें, कभी कुछ लगेगा, कभी कुछ लगेगा, लेकिन बेहद आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन सेट करता है तो उसके दिमाग में कितना कुरफाती रहता है, समझने का प्रयास करिएगा। ये जेड गुने जेड करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 2 होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2z होगा, प्लस 2 तो था ही, बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिएगा जेड स्क्वायर है, माइनस 2z है, अब प्लस कितना है? 2 है, इसका मान कितना हो गया? 0, इसका मान 0 हो गया, और ये 0 के साथ कोई संख्या को गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 0 हो गया। कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया गया है। तो जब भी क्वेश्चन कुछ लेता है तो कुछ न कुछ क्लू छोड़ कर देता है। 13 क्वेश्चन नंबर देखना है। 13 क्वेश्चन में है क्या? a का मान 2 प्लस √3 दिले है, लगेगा कि कैलकुलेटिव है, लास्ट तक लगेगा कैलकुलेटिव है। देखेंगे, बात करेंगे। पहली बात कि इसको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये क्या चीज़ दिले है। अगर इस प्रश्न को नहीं अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपका दिमाग में कुछ कैलकुलेशन जैसा आता है या आ रहा है तो ऐसे प्रश्न को स्किप करके बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। अगर इसमें कुछ नहीं समझ पाते हो तो सिर्फ डाटा को देखकर वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, मतलब मेथड कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए यह क्या करेगा? बड़ी आफत कर देगा प्रश्न, बहुत क्या करेगा? परेशानी खुद को पैदा कर देगा। लेकिन समझने का हम प्रयास करते हैं क्या है कि इस प्रश्न में क्या है कि इसका वर्गों का अंतर जरा देखते हैं कितना है। वर्गों का अंतर जरा कितना है, वर्गों का जो है वर्गों का गुणनफल देखते हैं, क्योंकि 2 पद को जब गुना करते हैं, 2 पद को गुना करने पर अगर 1 आ जाता है तो समझिए कि दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। ये मालूम है, जैसे x का 1/x से गुना कर देंगे तो रिजल्ट 1 हो गया। साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुना करने पर कितना होता है? 1 होता है। तो 2 पद जिसको गुना करने पर 1 आता है, डेट मीन्स वह क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल, एक दूसरे को कहलाता है। तो देखिएगा, गुना करेंगे a और b को गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होगा, तो क्या ए बी हो जाएगा? 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, और √3 का वर्ग 3, अर्थात कितना हो जाएगा? 1 होगा। इसका मतलब है कि ए और बी जो है एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इससे ये पता चल गया। अब देखिए, योग निकालिएगा, a प्लस बी दोनों का जोड़ निकालेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा। अब व्युत्क्रम दिया हुआ है, a और b एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यही कर रहा है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे a³ प्लस b³ है। आपको पता है कि व्युत्क्रम जब x प्लस 1/x बराबर 4 है, अब वर्गों का निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं? क्योंकि x और 1/x व्युत्क्रम है, यहाँ भी व्युत्क्रम है, तो वर्गों का व्युत्क्रमों का योग कैसे निकाला जाता है? बहुत आसानी से जानते हैं। वर्ग करके 2 घटा देते हैं, 4 करके स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? वर्गों का योग हो जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार से है, a और b एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग 16, अब में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आपको ये भी मालूम है कि x प्लस 1/x जो है व्युत्क्रम का योग 4 दल है। अब q में निकालना रहता है,
क्यूब में निकालना रहता तो बड़ी सिंपल से 4 का क्यूब करते हैं और 3 गुने 4 करते हैं, अर्थात कितना होता है 52 हो जाता है। चलो ये 50 क्या हो जाएगा 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्यों ऐसा किया? क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए इतना फास्ट कर पाए। अब देखिएगा, अब इसका हर ऑप्शन जो है बड़ा लाजवाब दिया हुआ है। लाजवाब क्या कह सकते हैं, 0.27 दिले हैं, सब जगह से परेशान है। यही क्वेश्चन पेपर की खासियत होता है, ये सब उसके दिमाग में चलते रहता है, ये सब देता है। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। हर क्वेश्चन है जो पूछा हुआ पेपर में है विथ ऑप्शन के साथ। अब देखिए, इसको हम बोल सकते हैं कि 27% है, एकदम बोल सकते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है, डेट मीन्स वो परसेंटेज को शो करता है। 27% है, ये 42% है, ये जो है 58% है, ये जो है 93% है। समझने के ख्याल से समझें। अब इसको हम हल नहीं करेंगे, इसको पूरा भाग नहीं देंगे, फिर भी आंसर आएगा। बात को समझेंगे कैसे ऐसा होता है। देखिएगा, 13 + 1 लिखेंगे और बटा 52 लिखेंगे, कोई दिक्कत? 14 के बदले 13 + 1 करेंगे। अब देखिएगा, 13 चौका कितना होता है? 13 चौका 52 होता है। के गुना है? 4 गुना है कि नहीं? 1/4 जो होता है 25% होता है 25% होगा। अब +1 है, यानी कि जब भी इसका आंसर होगा तो 25% से ज़्यादा होगा। अब 25% से ज़्यादा जो है यही दिखला रहा है, ए वाला। अब बहुत ज़्यादा तो देखिए 42% है, 58 और 93%, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ी है, हमको एक कम माइलेज देना है। डैट मीन्स कौन सा हो जाएगा? 25 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, डैट मीन्स कौन सा हो जाएगा? 27% होगा। यह जो होता है पावर अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। ये इमेजिनेशन आपको आना चाहिए। ये अपने आप पे वर्क जब तक नहीं करेंगे तब तक ये डेवलप नहीं होता है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम के साथ सोल्व नहीं हो पाता है। आगे बात करते हैं 14 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि रवि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस उसी स्थान पर आने में 3 घंटा जो है 45 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कोची से गया है, पैदल गया है, साइकिल से आया है, तो 3 घंटा 45 मिनट लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है वापस जो है चलकर आने जाने में जो 4 घंटा कितना लगता है? 20 मिनट लगता है। 4 घंटा 20 मिनट में आता है, तो क्या हो जाएगा? एक ओर से लगाएंगे तो 4 घंटा 20 मिनट है, एक ही ओर से अगर करता है तो ये 2 घंटा होगा। यहाँ कितना भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मिनट हो जाएगा। 2 घंटा 10 मिनट हो गया। ये पैदल ही गया है, दोनों ओर से आया गया है, तो कह रहा है कि 4 घंटा 20 मिनट लग जाता है। तो एक साइड से कितना होगा? 2 घंटा 10 मिनट लगेगा, क्योंकि गया भी है पैदल, आया भी है पैदल, तब 4 घंटा 20 मिनट लग रहा है। तो एक ओर से कितना होगा? 2 घंटा 10 मिनट होगा। अब इस चीज़ को यहाँ से क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, क्योंकि W मतलब हो गया वॉकिंग, 80 फॉर साइकिल है, दोनों मिलकर 3 घंटा 45 मिनट है। और एक और सिर्फ पैदल जाता है तो समय लगता है 2 घंटा 10 मिनट होता है, जबकि दोनों ओर से आने और जाने का दोनों पैदल करता है तो 4 घंटा 20 मिनट लगता है। तो एक और जब पैदल जाएगा सिर्फ तो 2 घंटा 10 मिनट होगा। और ऊपर जो टाइमिंग जो है साइकिल से और पैदल दोनों का है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटा हो गया। और ऊपर से ऊपर आवेगा 45 में से 10 तो 35 मिनट होगा। ये जो है आपका हो गया साइकिल के आया, एक और का आया। लेकिन आपको क्या पूछा जा रहा है कि आने और जाने दोनों ओर का पूछ रहा है। तो एक ओर का साइकिलिंग का टाइम है तो दोनों ओर का 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो ये 70 मिनट हो गया, इधर 2 घंटा हो गया। तो 70 मिनट तो कुछ होता नहीं है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 3 आवर हो गया, 10 मिनट हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ये सब प्रश्न जो है ओरली सोल्व किया जाता है, चूँकि हमें सारे बच्चों को बताना है इसलिए हमको लिखना पड़ जाता है, नहीं तो ऐसे प्रश्न ओरली मौखिक रूप से सोल्व किए जाते हैं। और ये पेपर में ग्रुप डी में आ चुका है।
आगे देख के बात करेंगे 15 क्वेश्चन नंबर। सारा जो है उसके बाद जो है लिया गया है क्या बोलते हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ABCD जो है चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है पता नहीं है, पर चतुर्भुज है। अब कहता है एंगल A तथा B के समद्विभाजक जो है किस पर मिलता है, O पर मिलता है। और आपको दिया हुआ क्या है, A और B का मान जो है कितना दिया है, 64 डिग्री दिया हुआ है। 64 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, एंगल C प्लस D का मान क्या होगा। तो इसका प्रॉपर्टीज है कि किसी चतुर्भुज के दो एंगल का कोण समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं उससे बना हुआ कोण जो होता है, उससे बना हुआ कोण जो होता है चतुर्भुज के अन्य दो कोण जो होगा उसके योग का दुगना होता है। तो C प्लस D क्या हो जाएगा, अन्य कोण होगा। A और B कोण समद्विभाजक हो गया, तो अन्य दो कोण कौन है, C और D है, तो दुगना हो जाएगा। तो अर्थात 2 गुनी 64 हो जाएगा, अर्थात 8 128 हो जाएगा, इस डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिंपल सी बात था। आगे देख के बात करते हैं 16 क्वेश्चन नंबर। थोड़ा सा बच्चों को लगता होगा 16 क्वेश्चन नंबर में दिक्कतें हुआ होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सारे क्वेश्चन जो बतला रहे हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, इसका क्या हुआ है PDF में बना के डाला हुआ है, वहाँ से क्या कीजिए डाउनलोड करके देखिए। फिर उसके बाद क्या है कि जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ नहीं है तो टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक दे दिया गया है। वहाँ पर हमेशा हम कुछ न कुछ डालते रहते हैं। एक वृत्त है कहता त्रिभुज में स्थित है। एक वृत्त है जो त्रिभुज में स्थित है, ABC है, इसको में है एगो स्थित है। चलो ठीक है, ऐसा है। BC AC को, AB को कहाँ पर, P बिंदु पर, BC को Q पर और AC को R बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है। अब आगे कह रहा है कि AB माइनस BC जो है 4 दिया हुआ है, AB माइनस AC जो है वह 2 दिया हुआ है। और ABC का परिमाप, ABC का परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, मतलब हो गया AB प्लस BC और प्लस AC बराबर 32 दिले, यही परिमाप दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि PB और AR का मान, PB और प्लस AR का योग क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, PB का मतलब A हो गया और AR का मतलब A वाला हो गया। दोनों को जोड़कर पूछ रहा है कि क्या मान होगा। अब समझते हैं इस प्रश्न को। पहली बात कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है। इसका मतलब BP अब बराबर BQ हो जाएगा। ठीक है, हमको BQ से मतलब नहीं है, उधर से मतलब है। अब बाह्य बिंदु A है, A बाह्य बिंदु होगा तो वृत्त पर 2 गो स्पर्श रेखा है, एक AR है और दूसरा क्या है, AP है। इसका मतलब क्या है, AP बराबर क्या है, AR है ना। तो हम लिख सकते हैं PB तो है ये था, अब प्लस AR के जगह पर AP लिख दिए। अब देखिए PB और AP मिलकर क्या होगा, PA हो गया या AP हो गया, PB है, मिलकर क्या हो गया, AB हो गया। अगर हम AB का मान पुट कर दे या लिया है तो वही क्या हो जाएगा, PB और PR का मान हो जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर अब आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। जो मान दिया हुआ है सारा को जोड़ देते हैं। AB माइनस BC 4 दिया हुआ है, AB माइनस AC 2 दिया हुआ है। ये परिमाप पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल दिया था। तीनों भुजाओं का योग ही पेरीमीटर कहलाता है, या परिमाप कहिए, परिधि कहिए या क्या कहिए, परिमिति कहिए। सबको जोड़ देते हैं। जोड़ने का फ़ायदा यह होगा कि माइनस BC है और प्लस BC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस AC प्लस AC कैंसिल हो जाएगा। AB कितना आ जाएगा, 3AB आ गया। इधर जोड़िएगा 32 और 6 कितना होता, 38 हो गया। तो AB का मान जो है 38/3 आ गया है। तो AB हमको ज्ञात करना है। BP प्लस AR का मतलब अभी समझे AB ही है। तो 2 कंसेप्ट इसमें डाला हुआ था। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में
बराबर होती है। ये बातें आप सबको बचपन में सिखा दिया गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है। 17 क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB और BC पर क्रमशः बिंदु D और E है। AB और किस पर? BC पर। AB पर है D है और BC पर E है। ठीक है। अब कहता है कि इस प्रकार है कि D पैरेलल जो है, DE पैरेलल जो है AC है। देखिए DE पैरेलल जो है AC है। ठीक है। अब AD और BD का अनुपात है, AD का अनुपात 5 और BD का अनुपात कितना है? 3 है। तो कहता है BDE का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो बहुत आसान से हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो आराम से पता है कि पहला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा, और समरूप त्रिभुज जब हो जाता है तो क्या जानते हैं क्यों समरूप है? क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल होगा तो एंगल बराबर होगा, एंगल बराबर होता है तो क्या हो जाता है? त्रिभुज समरूप हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो दो दिए गए समरूप में हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि BDE का भुजा जो है BD है, तो BDE का क्षेत्रफल 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। संगत भुजा 9 है। अब बड़ा त्रिभुज कितना हो जाएगा जरा देखिएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो गया। तो ABC का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 हो जाएगा। लेकिन हमको BDE का क्षेत्रफल 9 आ गया है। अब समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम के एरिया ज्ञात करना है। ACED का क्षेत्रफल जो होगा वह समलंब है, तो ABC का टोटल का एरिया है 64, ये आ रहा है 9, तो ये बचेगा कितना होगा? 55, और 9 मिलकर कितना होता है? 64 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 9:55 हो जाएगा, 9:55 हो जाएगा। वेरी सिंपल। 18 क्वेश्चन नंबर में कहा जा रहा है कि ABC में जो है, ABC में AB जो है 6 है, AC जो है 8 है, अब BC है 9 सेंटीमीटर है। तो कहता है माध्यिका AD की लंबाई क्या हो जाएगा? अब देखिए क्या है इस प्रश्न में कितना दिमाग लगा दिया है, क्वेश्चन सेटर है। 10 रहता ना यहाँ पर तो ये समकोण त्रिभुज हो जाता। आपको भी मालूम है, विद्यार्थी समझ रहे हैं कि 3, 4, 5 का दुगना क्या होता है? 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। ऐसा होता ना, अगर होता तब, लेकिन तो है तो नहीं। लेकिन इससे अजम्पशन हम निकाल सकते हैं, इससे अप्रॉक्सीमेट तक पहुंच सकते हैं कि क्या है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है 6, 8, मान लीजिए 10 होता है नहीं, तो क्या होता है कि मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया, या ऐसा फिगर बना देते हैं, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि समकोण त्रिभुज है। 6, 8, 10 समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो समकोण त्रिभुज है तो मध्य बिंदु को पूछ लिया जाता है, यानी कि माध्यिका पूछ लिया जाए कि माध्यिका की लंबाई कितना हो जाएगा। माध्यिका की लंबाई क्या होता है? तो माध्यिका जो होता है ना, वह क्या होता है कि बराबर बराबर भाग में बढ़ता है, अर्थात ये 5 हो जाता है, इधर भी कितना हो जाता है? 5 हो जाता है, यह भी कितना हो जाता है? 5 होता है। कहने का मतलब कि समकोण त्रिभुज का कर्ण पर अगर माध्यिका पूछा जाता है, कर्ण पर अगर माध्यिका पूछा जाता हो तो माध्यिका की लंबाई जो होता है कर्ण का आधा होता है। विद्यार्थी समझते होंगे, कर्ण का आधा होता है, यानी कि कितना हो जाता है? 10 का आधा 5 हो जाता है। अगर ऐसा होता तब 5 होता, तो यहाँ तो है नहीं, लेकिन कर्ण के रूप में यहाँ पर अगर हम समझ ले थोड़ी देर के लिए 9 है, तो 9 का आधा क्या हो जाएगा? 4.5 हो जाता है। 9 का आधा कितना होगा? 4.5 हो जाता है। तो ऑप्शन से भी ऐसा अजम्स करके बनाएंगे तो बनाए जा सकते हैं। नहीं तो माध्यिका को ज्ञात करने का तरीका क्या है? किस भुजा पर माध्यिका है? तो BC पर माध्यिका है, तो जिस पर माध्यिका होता है उसको छोड़ दीजिए, अन्य 2 भुजा जो बच रहा है उसका वर्ग कीजिए। AB और AC हो गया बराबर 2 × माध्यिका का वर्ग अजोड़
BC का इधर आधा पार्ट ये बराबर होगा, क्योंकि मीडियन है तो D जो होगा मिड पॉइंट होगा। तो या तो DC का वर्ग कर दीजिए, DC बटा 2 कर दीजिए, और क्या कीजिए DC बटा 2 का वर्ग कर देते हैं, ऐसा होता है। या BC बटा 2 का आधा होता है। आपको ये भी मालूम है, ये भी मालूम हो चुका है। या DC का वर्ग कह सकते हैं, या क्या कहिए DC का वर्ग कहिए, या BD का वर्ग कहिए, बात एक ही है। अब AB का वर्ग तो 6 है, 36 हो जाएगा। AC का वर्ग 8 है तो 64 हो जाएगा। आज 2 से भाग दे देंगे डायरेक्ट, यहाँ 2 से भाग देते हैं। AD का मान ज्ञात करना है। अब DC का मान कितना हो जाएगा, देखिए 9 बटा 2 का वर्ग हो जाएगा। 9 बटा 2 का वर्ग, 9 बटा 2 का मतलब हो गया 81, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 84, क्योंकि DC का मान कितना हो जाएगा, DC का मान 9 बटा 2 हो जाएगा। इधर 4.5 होगा, इधर भी 4.5 होगा, वही है। अब देखिए ये 100 होगा, 100 का आधा कितना होता है, 100 का आधा जो होता है 50 होता है। ये 50 माइनस कितना हो जाएगा 81/4, ये बराबर AD का स्क्वायर हो गया। 200 में से 81 घटाएंगे, 200 में से 81 घटाएंगे बराबर 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, 9 में से 8 गया तो 1 हो गया, ये 1 हो गया बटा 4 हो गया। इधर रूट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 119। अब बटा कितना हो, 119 का रूट रह जाएगा 2 हो जाएगा। ये पूरा क्लियर हो गया। नहीं तो अजम्पशन करके भी ऑप्शन से हम बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम बना लेते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं हो पाता है। आपको बनाने आना चाहिए, और तरीका भी हमको बता दिए। आगे देखते हैं। इस सारे प्रश्न जो है ऑप्शन से बनाए जा सकते थे। ऐसा ही से क्वेश्चन करके सेट ही कर रहा है आजकल। आगे जो है 19 नंबर में कह रहा है कि 1 से लेकर जाइए कहाँ तक, 30 जाइए, 31 जाइए, 32 जाइए, उसके बाद 31 जाइए, फिर 30 जाइए, डॉट 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 2 + 1 है। मतलब बढ़ते बढ़ते जाइए और फिर घटते घटते वहीं पर जाइए। 1 से शुरू किए थे, बढ़ते 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 कहाँ तक गए, 32 तक गए, और फिर देखिए 32 के बाद घटना शुरू किया हुआ कितना है, 1 से है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, जब इंक्रीजिंग और उसके बाद जस्ट डिक्रीजिंग करते करते फिर 1 तक आ जाता है, नेचुरल नंबर 1 तक से शुरू होकर मैक्सिमम नंबर तक जाता है, उसके बाद डिक्रीज करता है, तो मैक्सिमम जो है, जो भी रहेगा डाटा, जो भी आंकड़ा रहेगा उसका वर्ग करेंगे। तो मैक्सिमम तो 32 है, तो 32 का स्क्वायर 10 कितना होता है, 24 होता है। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप फिर नेचुरल नंबर का सम कर लीजिए, ए वाला करने आता होगा ही, 32 तक कर लीजिएगा, 32 1 कितना होगा 33। फिर देखिएगा 1 से लेकर 31 तक है तो 31 हो गया, इनका मान 31 है, 32/2, इसको भी सोल्व कीजिएगा तो यही चीज़ आ जाएगा, ये आर का मतलब। लेकिन ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर कहता है प्रथम 5 भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब होता है कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या क्या होता है आप सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस पर सवाल बार बार देखने को मिलता है। तो वैसा नंबर, वैसा नेचुरल नंबर जिसके फैक्टर मिनिमम 3 होता है, वैसा नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर कितना होता है 3 होता है, उस संख्या में कम से कम 3 संख्याओं से भाग होना जरूरी है, वही कहलाता है भाज्य संख्या कहलाता है। और बात को ध्यान में रखेंगे कि कोई भी प्राइम नंबर जो होता है भाज्य संख्या नहीं होता है, कोई प्राइम नंबर भाज्य संख्या नहीं होता है। तो प्राइम नंबर तो 2 है, प्राइम नंबर 3 है, तो 2 और 3 तो भाज्य संख्या नहीं होगा, 4 से शुरू होगा। 4 के देखते हैं कितने फैक्टर होते हैं, कितना मिनिमम फैक्टर होना चाहिए, तो 3 फैक्टर होना चाहिए। देखिएगा 4 का मिनिमम फैक्टर 1 तो होबे करेगा, 1 से तो डिवाइड होबे करेगा, उसके बाद 2 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद स्वयं से 4 से, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गया। 4 का 3 फैक्टर हो गया, मिनिमम 3 फैक्टर, मैक्सिमम का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है भाज्य संख्या 4 होता है। 5 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, तो 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 हो जाएगा, और उसके बाद 9 हो जाएगा। 9 जो है कि प्रथम भाज्य संख्या जो है,
प्रथम भाज्य जो विषम संख्या है, प्रथम भाज्य जो विषम संख्या है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। प्रथम सम संख्या भाज्य पूछा जाता तो 4 हो जाएगा, लेकिन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब अगला कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी का हमको क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। प्रथम 5 गो के ज्ञात करना है, तो 5 गो के ज्ञात के तो 4 और 6 10 और 10 10 20 और 20 से 17 कितना होता है 37 बटा कितना हो जाएगा 5 और इसको भाग दीजिएगा तो 7.4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे कि सेशन क्या होगा, पसंद आ रहा होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट भिन्न भिन्न प्रकार का, जैसे साइंस भी लेकर आते हैं, मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ा रहे हैं। अब परसेंटेज पूरा ख़त्म हो चुका है और स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस, स्टार्ट करेंगे, जल्दी है स्टार्ट करेंगे। उधर त्रिकोणमिति चल रहा है आपका। सिलोजिज्म का 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं, इसमें बेसिक बढ़ाए हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट वाला कैसे निष्कर्ष निकाला वो पढ़ा दिए हैं। 3 स्टेटमेंट वाला कैसे पढ़ाए हैं वो पढ़ा दिए हैं। तो देखना चाहिए कि 3 स्टेटमेंट वाला कैसे सोल्व किया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल कीजिए, बाय।